तो आप सभी लोगों का वंदना जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और आप लोगों के बीच करंट अफेयर्स का सेक्शन लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का जो करंट अफेयर्स देखने से पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते चले, और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट करते चले। और वीडियो को देखने से पहले आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे, ताकि आप लोग जो भी करंट अफेयर्स है उसको आप नोट करते चले, ताकि आपके आने वाले आगामी एग्जामों में आपको अच्छी तरीके से आपको उसका फ़ायदा मिल सके। ये जो आपको सारा करंट अफेयर्स दिया जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है। तो आप लोग भी इसको ध्यान में रखें, और आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, और बेहतर से बेहतर जो कंटेंट है वो आपको देने की हमेशा हम लोग की कोशिश रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। तो इसके सिलसिले में आपको बताते चले कि यह महोत्सव द इमर्जिंग डिलेक्टिव डेस्टिनेशन के विषय के साथ आयोजित किया जाएगा, जो कि सेक्टर को गति देने पर पर्यटन स्थलों के मजबूत और अधिक आकर्षक बनाने की बात करता है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचित कराना, और इसके माध्यम से पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट की जीवंत और विविध संस्कृति से परिचित होगा। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो 4 दिवसीय कार्यक्रमों में राज्यों और क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों की ऑडियो विजुअल प्रस्तुति, राज्य के आइकन और अचीवर्स के संदेश, प्रमुख स्थानीय उद्यमियों से परिचय और हस्तकला, पारंपरिक फैशन और स्थानीय उत्पादों की आभासी प्रदर्शनी की भी सुविधा होगी। तो बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो भारत और डेनमार्क बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आइए आपको इसके बारे में बताते चले कि भारत ने बौद्धिक संपदा आईपी सहयोग के क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने डेनमार्क के पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय, उद्योग और व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्रालय डेनमार्क राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो एमयू का उद्देश्य जो है वो अधिकारियों के बीच आईपी जागरूकता पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभव और ज्ञानों के आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच आईपी सहयोग को बढ़ाना है। तो इसके बारे में और आपको बताते चले कि दोनों देशों समझौता जो है वो ज्ञापन को लागू करने के लिए द्विवर्षीय कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें कार्रवाई की गुंजाइश सहित सहयोग गतिविधियों को पूरा करने के लिए विस्तृत योजना शामिल होंगी। समझौता ज्ञापन भारत और डेनमार्क के बीच सहयोगों को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा, और दोनों देशों के बीच एक दूसरे के अनुभव से सीखने के अवसर प्रदान करेगा, विशेष रूप से दूसरे देश में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में। तो आपको और बताते चले अगले करंट अफेयर्स की में जो है वो है IRDAI LIC GIC न्यू इंडिया इंश्योरेंस की पहचान DSII के रूप में करता है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू रूप से व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में चिन्हित किया है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि IRDAI ने बाद में 3 विनियामकों को विनियमित नियामक पर्यवेक्षण के अधीन करने का भी निर्णय लिया है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि तीनों बीमा कंपनियों को कॉरपोरेट प्रशासन के स्तर को बढ़ाने की सभी प्रासंगिक जोखिमों की पहचान और ध्वनि जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। तो बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो लेबनान के पीएम मुस्तफा आदिब को नामित किया गया है। तो लेबनान के जो पीएम है वो है फिलहाल जो है मुस्तफा आदिब को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया है। तो मुस्तफा आदिब ने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफे की घोषणा की है। तो जर्मनी के लेबनान पूर्व राजदूत मुस्तफा आदिब को 21 अगस्त 2020 को इस पद के लिए चुना गया था। तो चलिए
और आपको बताते चले कि हसनदीप के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 4 अगस्त को बेरूत बंदरगाह विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसमें 200 लोग मारे गए और 2000 हजारों लोग बेघर हो गए थे। और जैसा कि इस मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत है और इसकी जो मुद्रा है लेबनानी पाउंड है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वह है एडीबी ने राजस्थान के शहरों के लिए $300 मिलियन ऋण की को मंजूरी दी है। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और बुनियादी स्वच्छता ढांचे और सेवाओं को वित्त करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना से 5.7 लाख लोगों के लिए बेहतर जल आपूर्ति सेवाओं के लिए शहर व्यापी पहुंच बनाने की उम्मीद है। यह काम कम से कम 14 माध्यमिक शहरों में लगभग 7.2 लाख लोगों के लिए स्वच्छता सेवाओं को बढ़ावा देगा। परियोजना के माध्यम से कम 8 परियोजना वाले कस्बों में पानी की आपूर्ति व्यवस्था में 2027 तक सुधार होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग सभी शहरी गरीब घरों में 5 नए या पुनर्वासित जल उपचार संयंत्रों और 1350 किलोमीटर के वितरण नेटवर्क से लाभान्वित होने वाले 1 लाख घर हैं। तो जैसा कि आपको बताते चले कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अशोक गहलोत और यहाँ के जो राज्यपाल है राजस्थान के वो हैं कलराज मिश्र। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा अगला जो करंट अफेयर्स है, आरबीआई ने चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया है। तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी 2021 से चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली लॉन्च करेगा। सकारात्मक वेतन प्रणाली को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित किया जाएगा और इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों को 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले सभी खाता धारकों के लिए प्रणाली को सक्षम करने की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि इसमें आपको बताते चले कि आरबीआई ने उच्च मूल्य चेक के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए सकारात्मक वेतन तंत्र की घोषणा की थी। इस तंत्र के तहत चेक जारी करने के समय उसके ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर चेक बैंक द्वारा भुगतान के लिए चेक संसाधित किए जाएंगे। तो बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ग्राहकों के बीच एसएमएस अलर्ट शाखाओं में प्रदर्शन, एटीएम के साथ साथ अपने वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सकारात्मक जागरूकता पैदा करें। तो आपको कल ही बताया गया था कि आरबीआई के 25वें जो गवर्नर है वो शशिकांत दास है और इसकी जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में और फिलहाल में जो मुख्यालय है वो है मुंबई। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक ने FY21 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद -12.6 की भविष्यवाणी की है। तो इसके लिए बताते चले आपको कि शेष 3 तिमाहियों के साथ गिरावट की उम्मीद है। 2021-22 के लिए NCIR ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 7% तक बढ़ने का प्रोजेक्ट किया है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च का मुख्यालय जो है वो है न्यू दिल्ली में है और राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद की स्थापना जो हुई थी वो 1956 में हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो नीतू डेविड भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख बनी। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने नीतू डेविड को 5 दशक की महिला के राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष के रूप में 90 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक नियुक्त किया है। तो नवनिर्वाचित पैनल के अन्य सदस्यों में मिठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद्य और वी कल्पना भी शामिल है। तो इसके बारे में और आपको विस्तार में थोड़ा बताते चले कि नीतू डेविड के नेतृत्व वाले पैनल को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। यह हेमलता काले के नेतृत्व में पिछले पैनल की जगह लेता है जिसका कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो गया। डेविड के नेतृत्व वाले पैनल का पहला काम महिला T20 चैलेंज के लिए 3 टीमों को चुनना होगा जो यूएई नवंबर 2020 में आईपीएल प्ले के साथ आयोजित होगी। तो बीसीसीआई के अंतरिम जो सीईओ हैं वो है हेमांग अमीन और अध्यक्ष जो है बीसीसीआई के वो है सौरभ गांगुली और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो है महाराष्ट्र में और बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वो है वाल्टेरी बोटास ने रूसी ग्रैंड पिक्स 2020 का खिताब जीता है। तो वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज जो फिनलैंड ने रूस के सोची ऑटोड्रोम में आयोजित फार्मूला 1 रूस ग्रां प्री 2020 जीता है। तो यह सीजन की उनकी दूसरी जीत है। मैक्स वर्स्टपेन ने रेडबुल नीदरलैंड के प्लेयर जो है ये 6 बार के विश्व के चैंपियन लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के हैं उसके बाद दूसरे स्थान पर आए हैं, जो दंड के कारण तीसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन। तो चलिए इसके बाद आपको बताते चले कि भारत जापान द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स 20 शुरू हो चुकी है। तो द्विवार्षिक जापान जो है जापान और भारत की समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स के चौथे संस्करण को उत्तरी अरब सागर में बंद कर दिया गया। तो जैसा कि इससे एक क्वेश्चन ये निकल के आ सकता है कि जिमेक्स जो द्विपक्षीय अभ्यास है वो किनके बीच है, तो वो जापान और भारत के समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि यह समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच है, और यह कोविड-19 के प्रतिबंधों के मद्देनजर एक गैर संपर्क पर समुद्र केवल प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। भारत से युद्धपोत चेन्नई, तेग कारक और बेरे के टैंकर दीपक भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि जापानी युद्धपोत कागा और इकाईजुची ड्रिल में जापान का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो जिमेक्स जो 20 उन्नत अभ्यासों की एक भीड़ के संचालन के माध्यम से उच्च संचालन और संयुक्त परिचालन कौशल का प्रदर्शन करेगा और दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख है वो एडमिरल करमवीर सिंह है। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वर्ल्ड रेबीज डे यानी विश्व रेबीज दिवस जो है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है यह हर साल। तो इसको आपको और बताते चले कि यह दिन मनुष्य और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बीमारी को कैसे रोका जाए, रेबीज को नियंत्रित के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान किया जाएगा। तो 2020 में 14वें WRD के लिए विषय है फॉर एंड रेबीज। तो सहयोग टीकाकरण है। इस वर्ष का विषय जो है वो है टीकाकरण और सहयोग पर केंद्रित है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो इससे पहले आपको इसके बारे में और थोड़ा सा बताते चले कि यह दिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है, जिन्होंने देश का पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था। तो जैसा कि एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि पहला रेबीज वैक्सीन किसने विकसित किया था, तो लुई पास्चर इसका आंसर होगा। और रेबीज के कार्यकारी निदेशक के लिए वैश्विक गठबंधन लुई नेल ने किया है। तो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल जो स्थापित हुआ वो 2007 में होगा और इसका मुख्यालय जो है मैनहट्टन कंसास संयुक्त राज्य में है। तो चलिए और आपको अगले करंट अफेयर्स की तरफ लेके चलते हैं। तो सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी समानता सूचना दिवस के रूप में जाना जाता है। यह हर साल 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो जैसा कि सामान्यतः सूचना दिवस 28 सितंबर को विश्व स्तर पर हर साल मनाया जाता है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का मतलब है कि सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाजों के लिए जानकारी प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा अगला करंट अफेयर्स है IDUAI 2020 संकट के समय में सूचना के अधिकार पर और लोगों की जान बचाने के लिए संवैधानिक, वैधानिक और नीतिगत गारंटी होने के लाभों पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि जीवन को बचाया जा सके, विश्वास कायम किया जा सके और इसके माध्यम से और इसके बाद अस्थायी नीतियों के निर्माण में मदद किया जा सके। तो जो संकट है वो कोविड-19 का संकट है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है यूनेस्को का जो फ्रांस के पेरिस में है और इसके जो प्रमुख है वो है आड्रे अजोल और इसकी जो स्थापना यूनेस्को की जो स्थापना हुई है वो है 16 नवंबर 1945। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो विश्व पर्यटन दिवस हर साल जो है 27 सितंबर को पर्यटन दिवस 27 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका पर
जागरूकता बढ़ाना, और यह प्रदर्शित करता है कि यह दुनिया भर में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है। तो इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र यानी 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चुना गया था, क्योंकि 1970 में उसी दिन WTO के कानून को अपनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो इसी में और बताते चलते हैं थोड़ा बहुत और विश्व पर्यटन दिवस के बारे में, कि विश्व पर्यटन दिवस 2020 का संस्करण पर्यटन और ग्रामीण विकास के विषय के साथ अद्वितीय भूमिका निभाएगा, जो पर्यटन के बड़े शहरों के बाहर अवसर प्रदान करेगा और दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में बहुत बड़ा निभाता है ये वैल्यू। तो चलिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन मुख्यालय का जो स्थान है वो स्पेन के मैड्रिड में है, और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन प्रमुख जो है वो यूरोप पोलो लिकासविली है। तो अगले इसी में और बताते चले आपको एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम के लिए, वो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1 नवंबर 1917 को की गई थी। तो आप लोग इस करंट अफेयर्स को सेक्शन को अच्छे से देखते चले, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। टेक्निकली टीम जो है वो लगातार इस पे आपके लिए अच्छे कंटेंट तैयार करती है, और आपके आगामी एग्जामों को ध्यान में रखकर आपके कैरियर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सब है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखते चले। तो प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर ईश्वर जज अहलुवालिया का निधन हो गया है। तो आइए इनके बारे में आपको बता दें कि उन्होंने निदेशक के रूप में सेवा की, और फिर दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन की अध्यक्ष के रूप में कुल 15 वर्षों तक सेवा की। तो जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की अध्यक्ष के रूप में 15 वर्षों तक रहे, और इन्होंने एक अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक बनाया है इसमें। तो उन्होंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में सेवाओं के लिए 2009 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो जैसा कि एक और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें आ सकता है छठ के, तो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो पद्म भूषण होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है। आइए आपको इनके बारे में बताते चले कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जो है, उनका जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल गांव में 1938 में हुआ था। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल के दौरान भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया गया था। तो भाजपा के साथ राजनीति में अपना करियर बनाने से पहले श्री जसवंत सिंह जी ने 1950 और 60 के दशक में भारतीय सेना में एक अधिकारी भी थे। तो जसवंत सिंह जो है वो आखिरी बार 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2009 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था, जब उनकी पुस्तक जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद जिन्ना की प्रशंसा की थी। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा बिहार के करंट अफेयर्स के बारे में, जो बिहार एसआई के लिए और आगामी बिहार के जो एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको काफ़ी ध्यान में रखेंगे और अच्छे से इसको रिवाइज करते चले, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले, और आगामी आने वाले एग्जामों में आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आप कवर कर सके, और जो भी है वो आप लोग क्वेश्चन पे और सारे करंट अफेयर्स पे ध्यान देते चले, क्योंकि आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होगा वो 25 से 30 के बीच में आना ही आना है एग्जाम में। तो बीच में कुछ लोगों का ये लोग बच्चे लोग का, स्टूडेंट लोग का जो आ रहा था, तो वो लोग बोल रहा था कि जैसे कि सर आईपीएल चल रहा है, तो अरे यार आईपीएल तो हर साल आएगी, लेकिन फिलहाल अभी इस पे ध्यान दे दो, उसके बाद हर साल आईपीएल देखते रहना। तो आईपीएल है तो ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट हो तो पहले ये देखते चलो। तो चलो आप बिहार का करंट अफेयर्स जो है वो मैं आपको बताते चलता हूँ कि सरकार ने हार्ड टू पहुँच और आदिवासी आबादी के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार के 652 ब्लॉकों में फैले 272 जिलों के पूर्ण टीकाकरण कवरेज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी प्रमुख योजना ईएनएस इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च की है। तो मिशन इंद्रधनुष
जो है वो है 200 दिसंबर 2020-19 से मार्च 2020 के बीच किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में और आपको बताते चले। अगला जो करंट अफेयर्स है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और घर टेक फाइबर योजना की शुरू किए। तो घर टेक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2020 को बिहार की जल आपूर्ति व सीवर से जुड़ी 541 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें से 4 जल आपूर्ति, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित है। तो ये परियोजनाएं जो है वो केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हुई है। इसमें पटना की बेउर और करमलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल होंगी। तो आज का जो करंट अफेयर्स है वो यही तक है। तो हम आपको एक बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास हमेशा करते हैं ताकि आप लोग करियर में बहुत ही आगे जाए और आप सभी लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे लोग अपने आप में एक अफसर हो और सभी लोग अपने करियर में सक्सेस हो गए। ये मेरा यकीन है क्योंकि आप लोग भी मेहनत करोगे मेरे साथ, जैसा कि हमारी टेक्निकल टीम और जो भी हमारे प्लेटफॉर्म की जो टीम है वो आप लोग के लिए ही मेहनत कर रही। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे आप लोगों के लिए। तो चलो मिलते हैं फिर अगले दिन के करंट अफेयर्स के सेक्शन में।